हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्रेडिट रिस्क की मीनिंग और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट रिस्क मतलब आपको क्रेडिट मीन्स उधार की वजह से जो रिस्क आता है, रिस्क किस चीज़ का होगा? डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। तो बेसिकली क्रेडिट रिस्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एज ए पोटेंशियल दैट अ बैंक बोरोवर और अ काउंटर पार्टी विल फेल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन इन अकॉर्डेंस विद एग्रीड टर्म्स। तो अगर बैंक है और बैंक एज ए लेंडर है और उन्होंने किसी को लोन दिया है, किसी ने बोरो किया है, तो ये रिस्क किस चीज़ का है कि जो बोरोवर है जिसको उसने लोन दिया है वो पार्टी पेमेंट करने के टाइम पे डिफ़ॉल्ट कर जाए, पेमेंट ना करे। मींस जो भी एग्रीड टर्म्स है जिनमें भी आपकी पेमेंट होनी थी, जो भी चीज़ें रही होंगी, आप जब उस पर डिफ़ॉल्ट कर जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट रिस्क जनरेट हो जाता है। सो बेसिकली ये रिस्क है डिफ़ॉल्ट का। किस चीज़ के डिफ़ॉल्ट का? कि जो डेप्ट होता है उसमें आपके जो बोरोवर होते हैं जिन्होंने उधार ले रखा है वो उसका पेमेंट करने में क्या हो जाते हैं? डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, पेमेंट करने में कैपेबल नहीं हो पाते। तो उस तरह के रिस्क को कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बोरोवर फेल हो जाए, बोरोवर पेमेंट ना कर पाए, तो उस रिस्क को ही हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। रिस्क मतलब क्या हो गया? जोखिम, है ना। रिस्क लेना मतलब कि मे बी और मे नॉट बी, आप हो सकता है कि बोरोवर फेल हो जाए और हो सकता है बोरोवर ना फेल हो जाए, आपको ड्यू डेट पे पेमेंट मिल जाए, दोनों चीज़ें हैं। पर रिस्क किस चीज़ का है? क्रेडिट रिस्क किस चीज़ की किसको कहेंगे? कि जब हमें ये ज़्यादा रिस्क हो कि भाई पर्सन जो सामने वाली पार्टी है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, वो पेमेंट ना कर पाए, तो दैट इज़ ऑल अबाउट क्रेडिट रिस्क। इसको एग्जाम्पल से हम और समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए लेंडर्स ऑफर्स मॉर्गेजेस क्रेडिट कार्ड्स। आप नॉर्मली देखते हैं कि आपको बैंक से क्रेडिट कार्ड वगैरह मिला रहता है, लोन आप लेते हो बैंक वगैरह से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी पर्सन से अगर आप लोन ले रहे हो। अब रिस्क यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिट रिस्क क्या हो जाएगा कि जब बोरोवर्स लोन को रीपे करने में क्या हो जाए? अनेबल हो जाए, उसकी एबिलिटी ना हो कि वो रीपे कर पाए, है ना, उसमें डिफ़ॉल्ट कर जाए, टाइम पे पेमेंट ना कर पाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रेडिट रिस्क कहेंगे। या एक और एग्जांपल से इसको समझिए कि मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, ये तो मैंने बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे बता दिया, पर अगर मान लीजिए कोई कंपनी है तो कंपनी के लिए क्या क्रेडिट रिस्क नहीं होगा? होगा। सपोज करो क्रेडिट रिस्क कैसे हो गया? कंपनी क्या करती है? क्रेडिट सेल्स करती है। क्रेडिट सेल का मतलब हो गया कि सेल कर दिया, पेमेंट उसको बाद में आएगी, है ना। तो जब वो कंपनी क्रेडिट सेल कर रही है तो इसमें रिस्क किस चीज़ का है कि जो कस्टमर है मे बी वो आपको पेमेंट ना कर पाए, है ना। जो आज आपने क्रेडिट पे उसको 3 महीने के लिए उधार दे दिया है कि ठीक है तुम 3 महीने बाद मेरे इनवॉइस का पेमेंट करिएगा, अब 3 महीने बाद वो पेमेंट ना कर पाए, तो रिस्क क्या हो गया? क्रेडिट रिस्क हो गया, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बॉन्ड्स वगैरह के केस में, तो वहाँ क्रेडिट रिस्क किस चीज़ का होता है? तो जो क्रेडिट वहाँ पे क्रेडिट रिस्क कैसा होगा कि जो बॉन्ड की इशूअर कंपनी है, मतलब जिन्होंने बॉन्ड इशू किया है, वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसको रीपे करने में अनेबल हो। मतलब क्या हो गया? देखिए बॉन्ड कैसे होता है? बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है। जैसे इसके दो प्रोस्पेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कंपनी हूँ और आप एक कस्टमर हैं और मैंने बॉन्ड इशू किया, ठीक है, तो आप कस्टमर की जगह इन्वेस्टर हम आपको कहेंगे तो ज़्यादा सूट करता है। तो मान लीजिए मैंने बॉन्ड इशू किया, मतलब मैंने एक पेपर इशू किया कि ये पेपर जो खरीदेगा उसको 4 महीने के बाद 10% के इंटरेस्ट से पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। मैंने बॉन्ड इशू कर दिया। तो अब आप क्या थे? आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, आप उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो आपने क्या किया? वो बॉन्ड परचेज कर लिया। परचेज करने का मतलब क्या हो गया? अब आपके पास बॉन्ड हो गया, आप क्या कहेंगे कि मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। पर प्रैक्टिकली देखिए तो क्या हुआ? आपने बॉन्ड ले लिया, उस पेपर को मीन्स आपने लिया और बदले में जो पैसे थे वो पूरे पैसे उठा के मुझे दे दिए। अब 4 महीने तक वो पैसे ब्लॉक हो गए, अब आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। 4 महीने के बाद विद इंटरेस्ट मैं आपको वो पैसे रीपे करूँगी। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क किस चीज़ का है कि मैंने बॉन्ड इशू तो किया था, पर जब 4 महीने के बाद उसको रीपे करने की डेट आई तो मैं क्या कर गई? मैं डिफ़ॉल्ट कर गई, मैं रीपेमेंट नहीं कर पाई, ठीक है। तो इसको आप एक बॉन्ड अलग चीज़ होती है, बट बेसिकली जैसे एफडी वगैरह आप करवाते हैं ना, तो एफडी में जो कॉन्सेप्ट लगता है वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बॉन्ड वगैरह के केस में भी है, ठीक है। तो अगर इशूअर ही डिफ़ॉल्ट कर जाए उसकी मैच्योरिटी पे रीपे करने में, तो भी वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट रिस्क। बेसिकली जो भी काउंटर पार्टी है जिसने पैसे ले रखे हैं, जब वो रीपे नहीं कर पाएगी तो हम उसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क, ठीक है। आई होप आपको क्रेडिट रिस्क का मतलब क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट रिस्क के कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क।
तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत तरह के क्रेडिट रिस्क होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं जितने भी हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है, कंसंट्रेशन रिस्क होता है, कंट्री रिस्क होता है, इंस्टीट्यूशनल रिस्क होता है, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क होता है, डाउनग्रेड रिस्क होता है। आप अलग अलग जगह पे स्टडी करेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के रिस्क दिए गए हैं। कहीं पे सिर्फ आपको डिफ़ॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और डाउनग्रेड रिस्क दिया होगा, कहीं पे सिर्फ डिफ़ॉल्ट, कंसंट्रेशन, कंट्री रिस्क दिया होगा, कहीं पे इंस्टीट्यूशनल, कंट्री और डिफ़ॉल्ट दिया होगा। तो बेसिकली हर जगह अलग अलग तरीके से रिस्क दिए हैं, बट टोटल रिस्क इतने ही होंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है। देखिए, डिफ़ॉल्ट करने का मतलब क्या हो गया? पेमेंट ना कर पाना, डिफ़ॉल्ट करना। आपने जो कहा था वो नहीं कर पाए तो आप डिफ़ॉल्ट कर गए। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या हो गया? एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे बोरोवर जो है आइदर अनेबल टू रिपे द अमाउंट इन फुल, या तो वो पूरा अमाउंट रिपे करने में अनेबल है, ठीक है, या फिर क्या होगा कि 90 डेज़ जो है वो डेब्ट की जो रिपेमेंट की डेट होती है वो 90 डेज़ क्रॉस कर चुकी है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे कि वो डिफ़ॉल्ट रिस्क हो गया है। अभी जो सेकंड वाला सिनेरियो है इसको क्लैरिटी से समझिएगा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिफ़ॉल्ट रिस्क का मतलब हो गया कि जब ड्यू डेट थी, आपको पेमेंट करना था लोन का, आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो दैट इज़ डिफ़ॉल्ट रिस्क। ठीक, बैंक के केस में एक सिनेरियो आता है, जब बैंक लोन देती है तो उसमें आता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो एनपीए किसे कहते हैं? क्योंकि बैंकों की एसेट्स क्या होती है? बैंकों की एसेट्स होती है लोन। एसेट्स मतलब जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, और लोन से बैंकों को इनकम होती है ना। तो लोन क्या होती है? बैंकों के लिए एसेट्स होती है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब हो गया कि ऐसी एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब एक ऐसी एसेट जिससे इनकम नहीं आ रही है, जिससे जो काम नहीं कर रही है। तो रूल क्या बनाया गया एनपीए के लिए? रूल बनाया गया कि 90 डेज़, मैं इसमें कई रूल्स हैं, मैं बेसिक रूल की बात कर रही हूँ जो आप देख रहे हैं। सो बेसिक रूल क्या कहता है कि अगर कोई लोन का रीपेमेंट 90 दिनों तक नहीं होता है, मतलब ना तो उसका इंटरेस्ट आता है और ना ही इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आता है। ठीक है, मान लो आपने कार लोन ले रखा, हाउसिंग लोन ले रखा, और 3 महीने तक लगातार आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, या आपने कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से कोई पेमेंट नहीं किया, बेसिकली आपने EMI पे नहीं की 3 महीने तक, तो वो क्या हो जाएगा? 90 दिन का क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो उसको हम एनपीए की कैटेगरी में लेके चले जाते हैं। तो वही चीज़ ये यहाँ पे कह रहा कि डिफ़ॉल्ट रिस्क का मतलब एक सिनेरियो ऐसा हो गया कि जहाँ पे आपने पूरा अमाउंट पे ही नहीं किया। ठीक है, एक नॉर्मल सिनेरियो जैसे आपने देखा कंपनी के केस में हो गया था, है ना। तो आप क्या हो गया कि वो नॉर्मल रिस्क हो गया, आपने पेमेंट नहीं किया, या फिर 90 डेज़ का जो लिमिट थी वो क्रॉस कर चुके हो, फिर भी आपने अपना रीपेमेंट डेब्ट का नहीं किया, तो वो दैट इज़ डिफ़ॉल्ट रिस्क, आप रिस्क में डिफ़ॉल्ट कर गए। तो ये जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो सभी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो सिक्योरिटीज़ हो, बॉन्ड्स हो, लोन हो, या कोई डेरिवेटिव्स हो, सभी पे डिफ़ॉल्ट रिस्क इन्फ्लुएंस करता है या इम्पैक्ट डालता है, ये सभी से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन रिस्क या इंडस्ट्री रिस्क की। ये कैसा रिस्क हो गया? देखिए, कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेट कर रहे हो आप, तो ये एक ऐसा लेवल ऑफ रिस्क होता है जो इसलिए एराइज होता है क्योंकि आप पर्टिकुलरली किसी सेक्टर या पर्टिकुलर कोई काउंटर पार्टी से को फोकस कर रहे हैं। मतलब बेसिकली आप किसी एक सेगमेंट को, एक सेक्टर को फोकस करके आप लोन दे रहे हैं, तो अगर वो पर्सन डूबा या वो सेक्टर डूबा तो आपका पूरा का पूरा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, आपको रिस्क की चांसेस बढ़ जाते। दैट इज़ कंसंट्रेशन रिस्क या इंडस्ट्री रिस्क। बेसिकली अगर ऐसे देखिए कि जैसे मान लो कि कंपनी, जैसे बैंक है, बैंक के प्रॉस्पेक्ट में देखिए, बैंक मोस्टली फोकस कर रही है सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को लोन बांटने में। ठीक है, वो जितने भी लोन दे रही है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को दे रही है, उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को उसने फोकस कर रखा है। अब अगर कभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को किसी भी तरीके का शॉक लगा तो सबसे बड़ा रिस्क किसको आएगा? उस बैंक को आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके सारे लोन कहाँ गए हुए थे? ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी भी तरीके का लॉस हुआ तो बैंक को लॉस होना फिक्स है, उनका रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया? कंसंट्रेशन रिस्क हो गया, आपने पर्टिकुलर किसी को फोकस कर लिया है ना। इसी तरह की इसको कहते हैं इंडस्ट्री रिस्क भी कहते हैं, क्योंकि आपने पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री को फोकस कर रखा है, आप उसी से लोन देंगे, उसी को लोन लेंगे, तो अगर वो डिफ़ॉल्ट किया तो पूरा का पूरा रिस्क आप पे बढ़ जाता है। तो ये क्यों आया? क्योंकि आपने एक जगह कंसंट्रेट किया था, आप पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रहे थे, मतलब यहाँ भी पैसे लगा दो, वहाँ भी लगा दो, वहाँ भी लगा दो, वहाँ भी, तो रिस्क जो है वो मिटिगेट हो सके, रिस्क कम हो सके, ऐसा आपने नहीं किया। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि मान लीजिए कि कंपनी है जो किसी एक मेजर बायर पे रिलाई करती है, मतलब जो कंपनी का कोई एक बायर है जिस पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि उसका ज़्यादातर प्रोडक्ट वही पर्टिकुलर पर्सन परचेज़ करता है, वही बायर जो है वो परचेज़ करता है।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन रिस्क आ गया, क्योंकि आप पर्टिकुलरली एक बायर पर फोकस्ड हो और आपका वही बायर मैक्सिमम प्रोडक्ट परचेज करके लेके जाता है। अब अगर किसी रीज़न की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम आई तो क्या हो जाएगा, उस बायर ने अगर आपका प्रोडक्ट परचेज करना स्टॉप कर दिया या बायर को कोई प्रॉब्लम आ गई तो जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप वही मेजर बायर था आपका। तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन रिस्क, क्योंकि आपने पर्टिकुलर एक पे कंसंट्रेट करके रखा था। तो दैट इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन रिस्क। आई होप डिफॉल्ट रिस्क एंड कंसंट्रेशन रिस्क क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंट्री रिस्क। देखिए कंट्री रिस्क बेसिकली ना पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से आता है। तो ये कैसा रिस्क होता है, ये तब ऑकर होता है जब कंट्रीज़ फ्रीज कर देती हैं फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने को। मतलब अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है सपोज करिए, और आपको पर्टिकुलर किसी कंट्री को पेमेंट करना है। अब जिस कंट्री में कोई भी रीज़न, कोई पॉलिटिकल हमारा इशू आया पर्टिकुलर कंट्री के साथ, तो हमारी बिज़नेस डीलिंग बंद हो गई या कुछ भी चीज़ें स्टॉप कर दी गई हमारी पॉलिटिकल कंडीशन या गवर्नमेंट के थ्रू। अब उन्होंने क्या कर दिया कि इस पर्टिकुलर कंट्री की जो फॉरेन करेंसी में पेमेंट हो रहा था उसको फ्रीज कर दिया, स्टॉप कर दिया, अब नहीं पेमेंट होगा। तो अब आपका डिफ़ॉल्ट होना तो कंफर्म है, क्योंकि आपकी कंट्री ने स्टॉप कर दिया पेमेंट को कि अब उस करेंसी में पेमेंट होगी ही नहीं। तो जो आपकी ऑब्लिगेशंस थी वो तो रुक गई, तो आप तो डिफ़ॉल्ट कर गए। तो इस तरह की जब ऑब्लिगेशन का डिफ़ॉल्ट होता है ड्यू टू वॉट, कि ड्यू टू कंट्री, मतलब कंट्री ने, आपके नेशंस ने इन तरह के कोई स्टेप्स ले लिए, तो उस तरह के रिस्क को कहते हैं कंट्री रिस्क। तो दिस रिस्क इज एसोसिएटेड विद द कंट्रीज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस। तो ये ओवरऑल लेवल पे देखा जाता है ना, और ज़्यादातर ये रीज़न क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज, गवर्नमेंट की इनस्टेबल कंडीशंस या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसकी वजह से कंट्री रिस्क जनरेट होता है, राइट। हम नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्क की। अब इंस्टीट्यूशनल रिस्क क्या होता है कि देखिए, जिस इंस्टीट्यूशंस ने लोन आपको प्रोवाइड किया है या जो आपके बॉर्रोवर और लेंडर के बीच में मीडिएटर का काम कर रही थी, उसके स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस आता है तो इंस्टीट्यूशनल रिस्क जनरेट होता है। जैसे इफ़ देयर इज़ अ ब्रेकडाउन इन द लीगल स्ट्रक्चर्स ऑफ बैंक्स में इनकाउंटर इंस्टीट्यूशनल रिस्क। मान लीजिए बैंक थी, अब बैंक से आपका वर्किंग हो रहा था, ठीक है। अब बैंक में ही कोई प्रॉब्लम आ गई, उनके लीगल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाए, या बैंक पे कोई चार्जेस लगा दिए गए, मतलब बैंक को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या हो गया, उसकी वजह से आपका सब कुछ ब्रेक डाउन हो गया। तो वो क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल रिस्क की कैटेगरी में। उसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे या कुछ इशूज़ आया क्योंकि पर्टिकुलर बैंक के थ्रू आपका काम हो रहा था, तो वो क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल रिस्क आई। मेन आया बैंकर की वजह से, पर आप पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो गए, तो वो इंस्टीट्यूशनल रिस्क में आ जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिस्क में ऑल्सो ऑकर्स इफ देयर इज एन इशू विद एन एंटिटी दैट ओवरसीज द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड डेटर्स। तो जो लेंडर्स एंड बोरोवर्स के बीच में काउंटर जो पार्टीज़ होती हैं, तो अगर उनकी उस एंटिटी में भी कोई प्रॉब्लम आती है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स को ओवरसी कर रही हैं, देख रही होती हैं, अगर उनमें भी कोई इश्यूज़ आता है तो वो भी इंस्टीट्यूशनल रिस्क की कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि ये मेन थे और उन्हीं में प्रॉब्लम आ जा रही है, तो डिफ़ॉल्ट तो होना फिक्स है। तो इसी तरह इसको बोल देंगे इंस्टीट्यूशनल रिस्क बोलते हैं। सो हेयर बोरोवर्स में फेल टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस। तो अब बोरोवर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बोरोवर्स जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके हिसाब से काम नहीं कर पाया, तो वो भी हम क्या कहेंगे कि आपने इंस्टीट्यूशनल रिस्क रहा, क्योंकि आप उस रूल्स रेगुलेशन से वर्क नहीं कर पाए, पेमेंट नहीं कर पाए, तो बेसिकली वो क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में आया। और ये रिस्क रहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंस्टीट्यूशनल्स का चेंजेस आ जाए या लीगल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, इसकी वजह से भी आपका पैसा डूब जाए, तो ये इंस्टीट्यूशनल रिस्क आता है, राइट। अब हम बात करते हैं क्रेडिट स्प्रेड रिस्क की। देखिए क्रेडिट स्प्रेड रिस्क क्या होता है, क्रेडिट तो आप समझ रहे हैं उधार, और स्प्रेड रिस्क मतलब क्या, स्प्रेड मतलब होता है ना फैलाव या डिफरेंसेस, यहाँ पे स्प्रेड का मतलब आप समझिए डिफरेंसेस। तो बेसिकली ये इस तरह का जो रिस्क जनरेट होता है वो इंटरेस्ट रेट के डिफरेंसेस की वजह से जनरेट होता है। तो ये रिस्क टिपिकली कॉज बाय द चेंजेबिलिटी बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द रिस्क फ्री रिटर्न रेट। देखिए दो तरीके से मार्केट में चीज़ें चल रही होती है, एक रिस्क फ्री जो आपको रिटर्न मिलता है, जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, वो दो तरह से होता है, एक तो रिस्क वाला होता है, एक रिस्क फ्री रिटर्न होता है। रिस्क फ्री रिटर्न का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की एफडी है, तो गवर्नमेंट की एफडी क्या हो गई, ये रिस्क फ्री रिटर्न हो गई, क्योंकि आप कोई रिस्क लिए ही नहीं हो। आपको पता है कि अगर आपने गवर्नमेंट का फिक्स डिपॉजिट ले लिया, एफडी ले लिया, तो आपको तो पेमेंट ड्यू डेट पे मिल ही जाएगा, मैच्योरिटी के टाइम पे आपको पेमेंट मिल जाएगा आपकी एफडी का। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो वो क्या है, वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, राइट। अगर एफडी पे 6% आपको मिल रहा है तो वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हो गया,
है ना, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं है, आपको पता है कि इसकी पेमेंट आएगी। जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब कैसी सिक्योरिटीज़ कहलाती है, ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं। तो आप लोन यहाँ पे भी तो लेते हो, मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझाया था कि जब आप इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, बेसिकली वो क्या होता है, लोन का काम हो रहा होता है। सामने वाली पार्टी को कैश चाहिए था, उसको कैश मिल गया और आपने क्या किया था, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये तरीका होता है, दोनों के अलग अलग प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर एफडी वगैरह में, ट्रेजरी बिल वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली इस तरह का जो लोन होता है, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी के हिसाब से देखिए वो लोन है, वो पैसे ले रही है, गवर्नमेंट लोन ले रही है वो। तो अगर इस तरह से जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हो गए या बैंक्स के सिक्योरिटीज़ हो गए, वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सिक्योरिटीज़ कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई रिस्क नहीं है। आपको पता है कि इसका मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट मिलना ही मिलना है। गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी, आरबीआई डिफॉल्ट नहीं करेगी, बैंक डिफॉल्ट जनरली नहीं करते हैं। रेयर ऑफ द रेयर सिचुएशन की बात अलग है, ठीक है। अब दूसरा आ गया इंटरेस्ट रेट। एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स पे जो प्राइवेटली ओन्ड है, उनके थ्रू जो इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं, उस पे जो आपको रिटर्न दिया जा रहा है वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट हो गया। वो रिस्क फ्री नहीं हुआ, वो रिस्क के साथ हुआ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि प्राइवेट ओन जो होते हैं उनमें रिस्क होता है कि मे बी ये कंपनीज पेमेंट ना कर पाएँ, तो मे बी ये ड्यू डेट पर ना दे पाएँ, तो उनका रिस्क होता है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रेट में जो वेरिएशंस आती हैं, जो चेंजेस होती है, उस तरह के रिस्क को हम बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। मतलब मान लीजिए कि एक प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड था और एक साइड आपका गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स थे। दो जगह इन्वेस्टमेंट की बात थी। ट्रेजरी बिल्स का अलग, मान लीजिए एफडी हम बात कर लेते हैं, एफडी अलग था, तो एफडी का इंटरेस्ट रेट अलग आ रहा था, गवर्नमेंट बॉन्ड आप कह लीजिए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट अलग था, और जो प्राइवेट कंपनीज़ का बॉन्ड था उसका इंटरेस्ट रेट अलग था। प्राइवेट कंपनीज़ का इंटरेस्ट रेट था 10% और गवर्नमेंट बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट थे 7%। तो क्रेडिट रिस्क स्प्रेड का जो है वो कितना हुआ, 3% का हो गया, है ना, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। प्राइवेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, तो आप 3% एक्स्ट्रा रिटर्न की उम्मीद करोगे, राइट। तो ये क्रेडिट स्प्रेड रिस्क होता है। तो क्रेडिट स्प्रेड्स आर द डिफरेंस बिटवीन द यील्ड ऑफ वेरियस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बीच में जो यील्ड मीन्स रिटर्न, आप यहाँ पे यील्ड का सिंपल मीनिंग देखिएगा, जो रिटर्न है, तो जो रिटर्न्स में डिफरेंसेस आते हैं वो क्रेडिट स्प्रेड कहलाता है। तो लोअर द डिफॉल्ट रिस्क, द लोअर द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट। अगर आपको ये है, जैसे कि मान लो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, राइट, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, तो अगर मुझे रिस्क नहीं लेना है और मेरे पैसा सेफ रहना चाहिए, तो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करूँगी, मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद के रख लूँगी। तो अब गवर्नमेंट के बॉन्ड साल भर के बाद मुझे पेमेंट मिलनी है, तो मुझे फिक्स है कि मुझे साल भर के बाद पेमेंट मिल जाएगी। तो अब अगर मैं इतनी सिक्योरिटी चाह रही हूँ कि डिफ़ॉल्ट की कोई चांसेस ना रहे, लेस डिफ़ॉल्ट का रिस्क हो, गवर्नमेंट रिपे कर ही देगी मुझे पता है, तो इस केस में मैं इंटरेस्ट रेट भी जो लूँगी वो लोअर होगा, क्योंकि रिस्क ज़ीरो है। पर अगर कोई प्राइवेट कंपनी का मैं बॉन्ड ले रही हूँ, तो वहाँ पे मैं रिस्क ले रही हूँ, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में भी डिफ़ॉल्ट कर जाएं, तो मेरा पैसा मैच्योरिटी डेट पे ना रिपे हो, तो उस केस में मैं रिस्क ले रही हूँ, तो रिटर्न मेरा क्या होगा, हाई होगा। मैं इंटरेस्ट रेट क्या उम्मीद करूँगी, हाई उम्मीद करूँगी। तो लोअर द डिफ़ॉल्ट रिस्क, लोअर द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट, हायर डिफ़ॉल्ट रिस्क कम विद हायर इंटरेस्ट रेट, राइट। ये क्लैरिटी है। ऑब्वियसली बात है, जो रिस्क ज़्यादा लेगा वो रिटर्न की उम्मीद भी ज़्यादा करता है ना। तो ये आपका आ गया क्रेडिट स्प्रेड रिस्क के बारे में। अब हम बात करते हैं डाउनग्रेड रिस्क। डाउनग्रेड रिस्क का मतलब क्या होता है, देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ना, तो मूडीज़ वगैरह हो गए, S&P वगैरह हो गई, क्रिसिल वगैरह हो गई, ये सब क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ये क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है इन एजेंसीज़ का, जो मार्केट में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं ना, उनको ये रेट करती हैं कि कौन कितनी सेफ़ है, कौन कितनी सिक्योर है, किस में रिस्क कितना है। तो इनकी कैटेगराइजेशन होती है कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के बेसिस पे, जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को हम देखेंगे तो उसमें आप देख लेंगे कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के बेसिस पे ये रिस्क वो रेट अवॉर्ड करती हैं। AAA दे रही हैं, A++ दे रही हैं, है ना। तो सब तरह की सिक्योरिटीज़ के लिए अलग अलग रेटिंग का सिस्टम इनका होता है। तो जिसकी रिस्क जिस इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क ज़्यादा होगा उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होगी, जिस इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क कम होगा उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, है ना। तो डाउनग्रेड रिस्क का क्या मतलब हो गया कि इट इज़ अ लॉस कॉज बाय फॉलिंग क्रेडिट रेटिंग्स। तो ये तब आपको होता है, डाउनग्रेड रिस्क तब आता है जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को जो रेटिंग है वो डिक्रीज़ कर दी जाए। आपको पहले अच्छी रेटिंग मिली थी, अब खराब रेटिंग मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं डाउनग्रेड रिस्क। लुकिंग एट द क्रेडिट रेटिंग मार्केट एनालिस्ट
एज्यूम्स द ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। अब बेसिकली अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज़ कर गई है तो जो मार्केट के एनालिस्ट होते हैं वो एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं अच्छी है ना, आपकी वर्किंग अच्छी नहीं है, आप रिपे करने में उतने कैपेबल नहीं हो, तभी तो आप ये रिस्क है कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाओगे, आप उस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट नहीं कर पाओगे, और आप ऐसा रिस्क है तभी तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने आपको कम रेट दिया है, आपकी रेटिंग को डिग्रेड कर दिया है। तो इससे आपकी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी क्या हो जाती है, एज्यूम कर ली जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, अब इसमें क्या जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है कि अगर लोअर रेटिंग होता है तो इसका मतलब क्या निकल आता है कि जो बॉन्ड इशूअर है वो रिस्कियर है ना, और जिसकी हाई रेटिंग होगी वो बॉन्ड इशूअर अच्छा होगा। तो बट ऑब्वियसली बात वहाँ इन्वेस्टमेंट की बात होगी और यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होगी। तो डाउनग्रेड रिस्क भी है कि अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ आपके रिस्क को आपके सिक्योरिटीज़ के, आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के ग्रेड को डिग्रेड कर देती हैं, तो उससे जो आपको रिस्क आता है, उससे जो आपको लॉस आता है वो क्या कहते हैं, डाउनग्रेड रिस्क कहा जाता है, ठीक है। तो डाउनग्रेड रिस्क से क्या मिलता है, आपका जो प्राइसेस है ना उस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की, वो प्राइसेस डिक्रीज़ कर जाती हैं, लोअर प्राइसेस है कि अच्छी रेटिंग तो मिली नहीं है तो फिर इनको इतना ज़्यादा क्या करना है, इतनी प्राइस पे कोई परचेज़ नहीं करेगा इस बॉन्ड को, तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाती हैं, डिक्रीज़ कर जाती हैं। तो बेसिकली जी ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये समझिएगा कि दो ही पॉइंट होता है, एक लेंडर एक बोरोवर। आप जैसे इन्वेस्टर कहते हो ना, हम जैसे कहते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया है, तो जब हम इन्वेस्ट करने की बात कहते हैं तो बेसिकली हम किसी न किसी को लोन दे रहे होते हैं, क्योंकि अपना पैसा हम उतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो जब हम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इस तरह से चीज़ें परचेज करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सब क्रेडिट रिस्क की कैटेगरी में आ जाते हैं, करेक्ट है। और इसी तरीके से जो कंपनीज़ होती हैं वो पैसा लेने के लिए, वो पैसे पाने के लिए वो इस तरह के बॉन्ड इशू करती हैं, कंपनी हो गवर्नमेंट हो, ये बेसिकली लोन लेने के लिए ये बॉन्ड वगैरह इशू करती हैं कि बॉन्ड दे देंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट उतने टाइम पीरियड के लिए मुझे पैसा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। तो 3 महीने 4 महीने के लिए आपको लोन मिल गया, और 4 महीने या 6 महीने या साल भर जितने का भी वो बॉन्ड टाइम पीरियड हो उतने के लिए आपको वो इंटरेस्ट आपको रिपे कर देती है। तो बेसिकली वही है, लेंडर एंड बॉरोवर का सिचुएशन होता है, सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब जो नज़रिया कहते हैं वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क का मतलब जब डिफ़ॉल्ट होने वाला हो, है ना, जब आपको ये रिस्क हो कि काउंटर पार्टीज पेमेंट करने में जो आपकी ऑब्लिगेशन है वो पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करने वाली हैं, तो क्रेडिट रिस्क जनरेट होता है। अब क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसी रिस्क को मैनेज करना कि ये डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी ना ज़्यादा आने पाए, रिस्क मिनिमम हो सके, है ना, रिटर्न्स को आप बढ़ा सकें, इसको ही हम पूरा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।